कृषक मित्रों नमस्कार। दूरदर्शन शिमला से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में हम कृषि और बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं, विभिन्न विषयों के ऊपर बातचीत करते हैं। आप जानते हैं आज हिमाचल प्रदेश का किसान एवं बागवान आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके बहुत सक्षम बन रहा है। वैज्ञानिकों से सलाह लेकर हमारे किसान बागवान बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत उन्नति कर रहे हैं। आज मोटे अनाज के प्रति भी उत्साहित होकर बागवान किसान उत्पादन कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी प्रगतिशील महिला किसान से बातचीत करने जा रहे हैं जो हम सबको बताएंगे कि मोटे अनाज का महत्व क्या है, मोटे अनाज को उगाया कैसे जाता है और इसको उगाना आज के परिप्रेक्ष्य में क्यों ज़रूरी है। प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं उसमें मोटे अनाज का बहुत बड़ा एक महत्व है। आज के इस कार्यक्रम में आइए बातचीत करते हैं बरसात में मोटे अनाज की पैदावार एवं गुणवत्ता इस विषय को लेकर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है श्रीमती सुभद्रा कंवर। सुभद्रा कंवर जी प्रगतिशील किसान है, जिला सोलन, तहसील अर्की, सुजाइला में इनका गांव है। सुभद्रा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। नमस्कार जी। हमारे बागवान किसान जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं आपसे यही जानना चाहते हैं और सबके मन में यही प्रश्न है कि आपने खेतीबाड़ी को क्यों अपनाया, क्यों आपने खेतीबाड़ी को चुना। और जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो प्राकृतिक खेती से आप क्या समझते हैं? मेरा नाम सुभद्रा कंवर है और मैं ग्राम सुजाइला से बिलोंग करती हूँ और मैं प्राकृतिक खेती की मास्टर ट्रेनर के साथ साथ CRP और BRC भी हूँ अपने ब्लॉक की। तो प्राकृतिक खेती बाड़ी को क्यों चुना? हम गोभी का सीड पैदा करते थे और उसके लिए हमारे को पोलिनेशन की ज़रूरत पड़ी। तो मैं विश्वविद्यालय हमारा नौणी है, वहाँ मैं ट्रेनिंग करने गई। तो वहाँ पर सुभाष पार्लेकर जो हमारे प्राकृतिक खेती के जन्मदाता है, सुभाष पार्लेकर जी का भी एक लेक्चर था। तो मैंने वो लेक्चर सुना तो मैं घर में आई और उस दिन से मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं ये अपनी जो हम खेती बाड़ी तो हम कर ही रहे, क्यों नहीं हम प्राकृतिक खेती करें। और इसमें तो हमारा कोई पैसा खर्च होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, जीरो बजट है और हमारे आसपास से ही मतलब हम इसको दवाई भी बना सकते हैं और इसका हम जो भी हमारा गौ आधारित खेती है। और तब मुझे अच्छा लगा कि मैं प्राकृतिक खेती करूं। और क्योंकि आपको पता है कि कोरोना टाइम में कितने लोग बीमार हुए और आप सब ने देखा तो आपको सब पता है जी। आज हम कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं मोटे अनाज की। हम ये भी जानते हैं आप मोटे अनाज का उत्पादन भी कर रही हैं और अपने क्षेत्र में बहुत मशहूर आपका नाम है। आपसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं मोटे अनाज का महत्व क्या रहता है? मोटे अनाज का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम मोटा अनाज लगाते हैं तो एक तो हमारा पर्यावरण बचता है इससे, क्योंकि मोटे अनाज लगाने के लिए ना पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और हमारा जो मोटा अनाज है और हर कहीं उग जाता है। मतलब इसको ना मैं बताऊं आपको, देखो हमारी गेहूं है, धान है, इनके लिए अगर हमारे को पानी 1/3 पानी हमारा बचता है और हमारा पानी बच गया ना तो मैं तो बोलती हूँ ना पूजा होगी एक हमारे ना। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे ना 3 देवता है। देखो तो अगर हम पानी बचाते हैं ना तो हमारी विष्णु जी की पूजा होगी, है ना। तो मैं तो बोलती हूँ तो ये जो मोटा अनाज है इसमें पानी की बचत होती है और दूसरा पर्यावरण की भी इसकी सुरक्षा होती है। और हमारे ना जो हमारी बीमारी है, बहुत सी बीमारियों के लिए ये मोटा अनाज 4-5 किस्म का जो अनाज है इसको खाने से बहुत बीमारियां खत्म होती है। सुभद्रा जी, आजकल हमारी जो नई पीढ़ी है उन्होंने मोटे अनाज का नाम भी बहुत कम सुना होगा। बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि मोटे अनाज में होता क्या क्या है। हमारे दर्शकों को बताएं आपके क्षेत्र में आपके द्वारा मोटे अनाज की कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? देखो पहले के टाइम में ना बोलते थे कि मोटा अनाज एक गरीबों का खाना है, जो गरीब लोग होते हैं ना वो खाते हैं भी इसको। तो हमारे आज की जो जनरेशन है उसने कहाँ से देखना है मोटा अनाज। अब हमारे पद्मश्री नेकराम शर्मा जी है वो उन मोटे अनाज के ऊपर ही, उनको मोटे अनाज के जन्मदाता भी कहते हैं,
वो हर जगह जा जा के ना वो बता रहे कि मोटा अनाज हमारे को खाना कैसे चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि बच्चे इन्होंने नाम तक नहीं सुना है, मगर मैं बोलती हूँ ये गरीबों का खाना नहीं रहा आज, अब ये अमीरों का सबका खाना बन गया है। क्यों? क्योंकि हमारे को बहुत सी बीमारियाँ है जो हमारे को लग चुकी है, और हमारे बच्चों को आज आप देख रहे हैं ना, कोई बच्चों को मतलब एनक तक लग गई है, और फास्ट फूड खा खा के ना बच्चे खाना ही कम खा रहे हैं। तो मैं तो बोलती हूँ मोटा अनाज एक बहुत बड़ा विकल्प है जो हमारे बच्चों के लिए भी, और हमारे जो और है ना सभी के लिए। और इसका जो आप बोल रहे हैं ना क्या क्या है, तो एक तो कोदा है जो मैं अपने आप उगा रही हूँ, एक कंगनी है, एक सांवा है। 3 चीज़ें तो मैं खुद अपने घर में उगा रही हूँ, और जो मेरे घर में किसान आते हैं उनको भी मैं देती हूँ। और मेरा मतलब बाहर तक जा रहा है मेरी मतलब मोटा अनाज, जिसकी मैं चाय बना के और भी चीज़ें बना के ना बाहर भी दे रही हूँ। और जो मेरे घर में आते हैं, कोई भी किसान आए या हमारे कोई और भी आए, जैसे पीछे अब हमारे अर्की के तहसीलदार साहब थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपकी ना कोद्दे की चाय पीनी है, और मैं आपके घर कोद्दे की चाय स्पेशल पीने आ रहा हूँ। और बहुत अच्छी उन्होंने पी। तो और भी लोग मतलब जो भी कोई आते हैं ना कुछ मेरे खेतों का भ्रमण करने, तो मैं उनको कोद्दे की चाय पिलाती हूँ। और उससे वो ऐसे प्रभावित हुए, आपने बोलना कि बहुत लोग ना जो मेरे से संपर्क में है, और जिसको मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो बीमारी है तो छूटी उनको चाय पीने की आदत, जो दूसरी चाय है हमारी, वो छूट गई और कोद्दे की चाय पी रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, मैं तो बोलती हूँ अपने बच्चों को ना बजाय कुछ फास्ट फूड बाहर से लेने से कोद्दे की चाय, या आप इसके बहुत चीज़ें बनती है, ये अगर खाए तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने बच्चे भी सुरक्षित रखेंगे। और सबसे बड़ी बात हमारी धरती माँ भी इससे सुरक्षित रहेगी। दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम आप डीडी हिमाचल से देख रहे हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसी प्रगतिशील महिला किसान से जो मोटे अनाज का उत्पादन खुद भी कर रही है और महिलाओं को भी इन्होंने अपने साथ जोड़ा है। इनसे बातचीत करके हमें आभास हुआ कि मोटे अनाज को यदि हम खाते हैं, इसको यदि हम अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, तो हम अपने शरीर की जहां रक्षा करेंगे, वहीं जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसके लिए भी हम तत्पर हो जाएंगे। क्योंकि विभिन्न खादों के उपयोग से, रसायनों के उपयोग से हमने भूमि की उर्वरा शक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो प्राकृतिक खेती को अपनाना बहुत ज़रूरी है। मोटा अनाज जो हमारे स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाता है और ज़मीन को भी शुद्ध परिशोधित करता है, हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सुभद्रा जी, दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो मोटा अनाज जिसका आप उत्पादन करती है, इसकी खेती कितनी मुश्किल है या आसान है? बिल्कुल नहीं, इसकी खेती तो मैं तो बोलती हूँ और खेती से बिल्कुल आसान है। आप चाहो तो देखो, आजकल बरसात का मौसम चला हुआ है ना, तो ऐसे भी आप डाल देंगे अपने खेतों के आसपास, तो भी उग जाता है। और अगर इसका उगाने का तरीका, एक तो आप मतलब पनीरी दे के ना, जैसे आप दे के भी आप इसको लगा सकते हैं, और ऐसे भी आप इसको छिट्टा लगा के ना, छिटका के वैसे भी आप इसको लगा सकते हैं। ये तो लगाना बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये केमिकल वाली ज़मीन में ये बिल्कुल नहीं उगता। जहाँ केमिकल वाली ज़मीन होगी ना, वहाँ उगना नहीं। तो और इसको किसी भी चीज़ की ना खाद की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही इसको मतलब अपने गोबर की खाद दो आप, जो अभी हम प्राकृतिक खेती से बनाते हैं दवाइये, तो वो डालो आप, और ये बिल्कुल आराम से हो जाता है। और ना तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा एक अनाज है, और हमारे को उगाना भी चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ किसानों को उगाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए, और अपने परिवार को, अपने परिजनों को भी खिलाना चाहिए। आपने अभी अपने शब्दों में कहा कि प्राचीन काल में इस अनाज को गरीबों का अनाज कहा जाता था। हमारा तो ये मानना है कि ये गरीबों का अनाज नहीं था, बल्कि जो अपने सेहत के प्रति जागरूक थे उन लोगों का अनाज था।
और उस समय की यदि हम बात करें, जिस समय ये मोटा अनाज उगाया जाता था, उस समय 100-100 वर्ष लोगों की आयु हुआ करती थी। हाँ जी। वो किसान बीमार बहुत कम पड़ा करते थे। हाँ जी, हमने ऐसा भी गांव में सुना है कि मैंने आज तक हॉस्पिटल का मुंह कभी नहीं देखा नहीं है। हाँ शायद ये जो मोटा अनाज था ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा था, बहुत श्रेयस्कर था, लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ हम इन चीजों को भूल रहे हैं। लेकिन जैसा आपने सुभाष पालेकर जी का नाम लिया, आपने एक और शख्सियत का नाम लिया, नेकराम जी। दर्शकों, नेकराम जी जिला मंडी के करसोग क्षेत्र के नांज गांव से संबंध रखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उनको पुरस्कृत भी किया गया है। मोटे अनाज को वो अपने गांव में उगा रहे हैं। बहुत से किसान बागवानों को उन्होंने प्रेरित भी किया है। सुभद्रा जी भी उन्हीं से प्रेरित होकर मोटा अनाज का उत्पादन कर रही है। तो ऐसे लोग जब तक समाज में रहेंगे, हम ये आशा कर सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक चीजें हैं ये हमको देखने को मिलेगी। आपसे अब हम ये जानना चाहते हैं, मोटे अनाज को यदि कोई किसान बागवान उगाना चाहता है, इसका बीज कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? वैसे तो इसका बीज हमारे जो एग्रीकल्चर के सेंटर है वहाँ पर उपलब्ध रहता है। अगर किसी के पास नहीं भी किसी को उपलब्ध हो रहा है तो उसको तो मैं भी देती हूँ। और हमारे नेकराम शर्मा जी तो बोला बहुत लेवल से सारे हिमाचल में बांटते, हर जगह बांटते हैं। मगर मेरे पास भी है 2-3 किस्म का अनाज तो मेरे पास भी है। और वैसे हमारे जो प्राकृतिक यानी एग्रीकल्चर के सेंटर है वहाँ पर ये सारा का सारा आपको बीज प्रोवाइड होता है और देते हैं। और दूसरी बात मैं बोलूँ कि ये जो मोटा अनाज के आप बोल रहे हैं ना कि गरीबों का अनाज था, गरीबों का अनाज ऐसे था ना कि अगर हम इसको खाते हैं ना तो और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरा दिन आप ना अगर एक कौली खा लेते हैं आप, चाहे आप कोदरे की लो, कंगनी की लो, और चाहे आप सावा की लो, अगर एक कौली आप खा लेते हैं ना तो सारा दिन आप काम करते रहो, कोई आपको भूख नहीं लगेगी और इतने एनर्जेटिक रहेंगे आप कि आप बोलेंगे कि मेरे को भूख नहीं है। अच्छा, तो इसलिए बेचारे किसान ऐसे होते थे ना कि सवेरे खा लेते थे और सारा दिन अपने खेतों में काम करते रहते थे, इसलिए इनको गरीबों का अनाज बोलते थे। और इसकी एक बड़ी बात है भी, इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगता। कुछ भी आप 100 साल तक रखेंगे ना तो भी ये अनाज ऐसे रहेगा। और दूसरे पचने के लिए, जैसे आप हमारा पानी में ना ड्रिप सिस्टम हम किसी पौधे को करते हैं ना, वैसे ये आराम आराम से पचता है ये मोटा अनाज। और जो आपके शरीर को चाहिए उतना ही मतलब और आगे रिलीज होगा। वरना ये जो हमारे को मतलब गेहूँ चावल है ना एकदम रिलीज हो जाएंगे और इससे मतलब बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए हमारे ना ये जो कोदा, कंगनी या कुटकी जो भी हमारे ये अनाज है ना, ये बड़े आराम से पचते हैं। जैसे आपके शरीर को चाहिए वो ही मतलब ऐसा अनाज है। तो किसी भी काम को करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। कोई भी काम तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी। तो आपने भी कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया, और आपने यदि प्रशिक्षण किया तो आप और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने मसोबरा में नेकराम शर्मा जी से प्रशिक्षण लिया था मोटे अनाज का। तो वहाँ पर उन्होंने हमारे को बहुत सी चीज़ें बना के बताई, दिखाई। तो मैं सबसे पहले तो मैं बोल रही हूँ, मेरे को तो चाय इनकी ऐसी लगी, क्योंकि सवेरे सबको चाय की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने चाय इनकी ठीक ढंग से सीख ली, मतलब और चीज़ें सीखी। मगर चाय का तो मैंने अपने घर में ना सभी को, जो भी मेरे गेस्ट आता है उनको मैं चाय बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी। और एक बार आप और बिस्कुट और कोदरे का हलवा, बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी है। और मैं नेकराम शर्मा जी से, और मैं बहुत सी किसानों को ना सिखाती भी हूँ। कभी हमारे ब्लॉक में होता है या इधर, मतलब इसका मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ। प्राकृतिक खेती के साथ साथ मैं मोटे अनाज की भी ट्रेनिंग देती हूँ। और ना जाने 2000 किसानों को दे बैठी, कि बहुत किसानों को दे बैठी, मतलब आज दिन तक ट्रेनिंग में। और खुद भी करती हूँ मोटे अनाज के, और इसके प्रोडक्ट भी बनाती हूँ और बाहर भी जाते हैं मेरे।
जर्मन जैसे बाहर को भी भेजती हूँ मैं बना बना के चीज़ें। दर्शकों, आज हम बातचीत कर रहे हैं सुभद्रा कंवर जी से। अर्की की ये प्रगतिशील किसान है, बता रहे हैं मोटे अनाज का महत्व क्या है। मोटे अनाज के बहुत से उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जानते हैं इनसे। जिस कोदरे की आप बात कर रहे हैं, कंगनी की बात कर रहे हैं, क्या उनको रोटी के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है? आपने बताया चाय भी बनती है। हाँ जी। आपने अपने शब्दों में कहा कि बिस्किट भी बन रहे हैं। हाँ जी। क्या क्या उत्पाद इन मोटे अनाजों के बनाए जा सकते हैं और किस किस रूप में हम लोग इनको खा सकते हैं? मैं तो बोलती हूँ सिर्फ रोटी ही नहीं बनती इससे आप आजकल बच्चे ना फास्ट फूड खा रहे हैं। मोमो जो बनाओ आप, इससे मोमो जिससे बन रहे हैं, बिस्किट इससे बन रहे हैं, लड्डू इससे बन रहे हैं, और आप मतलब खिचड़ी और वो तो बनता ही है ना। और मतलब जो आप गेहूं के आटे से बनाते हैं उससे आप सब कुछ इससे बना सकते हैं, मगर इसका एक बनाने का तरीका भी। और हमारे को ना ये अनाज एक तो इकट्ठे नहीं खाने पड़ते। जैसे आप 5 अनाज है ना, तो आप एक दिन सिर्फ एक अनाज खाएंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। इकट्ठा इसको मतलब कई करते ना भी इकट्ठा पिसा लिया, मतलब इकट्ठा ही आटा पिसा लिया भाई मैं इसको सारे को इकट्ठा कर दूं। मगर मैंने खुद अपने आप प्रैक्टिकल करके देखा, अगर हम अलग अलग टाइप से खाते हैं, मतलब आज कंगनी खाई, कल कोदरा खाया, परसों सावा खाया, तो ऐसे खाएंगे तो हमारे को 100% हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम इसको इकट्ठा खाएंगे ना तो ये मतलब इतना फ़ायदा ये देगी नहीं। और दूसरी बात कुछ एक मैंने देखे ना, क्योंकि मैं देती रहती हूँ तो बोलते हैं भी हमारे इसका भरपूर फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो क्या करते थे, इसको अगर हमने बनाना हो तो इसको हमारे को कम से कम 6 घंटे तो मतलब भिगोने पड़ता है अनाज। ये इसकी खासियत है। अगर हम इसको 6 घंटे भिगो के बनाते हैं तो ये ज़्यादा रिजल्ट देगा। अगर कई बार ऐसा करते हैं कि ऐसे बनाने लग जाते हैं, कुकर में बनाया और फिर मैं खिचड़ी बना दिया कुछ, तो वो रिजल्ट नहीं देगा। इसको 6 घंटे बनाने पड़ेगा और अलग अलग मतलब इसको हर रोज़ एक एक अनाज खाने पड़ेगा तो ये फ़ायदा देगा। और बनाने को तो इसके आप जो गेहूं के आटे के बनते हैं हर चीज़ बन जाती है इसकी। मोमो जिसके बन जाते हैं, और आप सिड्डू इसके बनते हैं, सिड्डू मैंने बनाए थे पीछे, बिस्किट इसके बनते हैं, तो सब कुछ बन जाता है और बड़ा आसान है। ऐसा नहीं है कोदरे की चाय आपने बोलना कि देखो सभी को आदत है चाय पीने की, तो जैसे हम अपने ना वो करते भगवान जी की पूजा में वो नैवेद्य भूनते ना, तो वैसे इसको भूनना है। आटे को लिया और देसी गाय के जो घी होता है ना उसमें आप भुनो। और अगर आपने मेवा जैसे भगवान जी को चढ़ाते नहीं, मतलब मेवा भी डालते, उसमें कसार बोलते हैं, अब हमारे तो पता नहीं वो, तो उसमें हम मेवे भी डालते हैं। तो अगर डालने हो तो डालो, नहीं डालने हो तो कोई बात नहीं है। और इसको एक डब्बे में आप रख दो और सवेरे आप इसको गर्म पानी में घोड़ा और चीनी नहीं इसमें डालनी है, शक्कर डालो और चाय बन गई। तो बड़ा आसान है। सवेरे उठ के और चाय आपकी छूट ही जाएगी। चाय की जो जितनी भी आदतें हैं ना हमारे को पीने की वो छूट जाएगी और इतना हमारे को सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुभद्रा जी, आपने बताया इसके बहुत से उत्पादों का आपने जिक्र किया है। आपने मोमोज का जिक्र किया, आपने सिड्डू का जिक्र किया, आपने कहा कि बिस्किट भी इसका बनता है, आपने ये भी बताया कि हलवा भी इसका बनता है। सुभद्रा जी, आज बहुत चिंता होती है जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, कभी कुरकुरे खा रहे हैं, कभी कुछ और तरह की चीज़ें खा रहे हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं है। मेडिकल साइंसेस भी ये कहती है कि हमारा बच्चों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। आपसे आपका सुझाव लेना चाहते हैं कि यदि इन चीज़ों को अपने बच्चों को खिलाया जाए, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो इस देश को बनाने वाले हैं, जो इस देश को संभालने वाले हैं, यदि उनको हम इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से पेश करके उन बच्चों को खिलाया जाए तो क्या प्रभाव समाज पर पड़ेगा? आपका क्या मानना है? मैं तो बोलती हूँ कि जैसे आजकल की जो महिला है ना, आजकल की नई जनरेशन है, तो उनको जैसा जो उनका टेस्ट है ना, मतलब वैसे बनाओ और मोटे अनाज के बनाओ।
आज जैसा भी बच्चा बोलता है ना कि मैंने आज ये खाना है, तो वो मोटे अनाज का बनाओ आप, तो एक दिन ऐसा होना ना कि उनको टेस्ट ऑयल लगना लग जाएगा और हमारे बच्चे ना बिल्कुल सक्षम होंगे, हर बीमारी से भी बचे रहेंगे। तो मैं तो यही सुझाव देती हूँ जो हमारी माता बहनें बेटियाँ है कि अपने बच्चों को इसकी आदत डालो। मोटे अनाज के खाने की अलग अलग चीज़ें बन जाती है, और ऐसे भी आप फास्ट फूड बाहर से लाते तो उसके बिस्कुट बना के रखो, अपने घर में बनाओ, खुद बनाओ, बड़े आसान है बनाने को। ऐसा नहीं हर जगह आजकल ट्रेनिंग मिल रही है और ऐसे भी बन जाता है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप खरीद के देते हैं, ये तो सस्ते भी है और पौष्टिक वाले भी है और अच्छे भी है। जब भी देश के ऊपर कोई विपत्ति आई है या जब भी हमारे देश ने तरक्की की है, विकासशीलता को अपनाया है, तब तब औरतों ने, हमारी महिलाओं ने, महिला शक्ति को इसीलिए शायद भगवती का रूप भी माना जाता है, क्योंकि औरत ने जब ठान लिया, महिला ने जब ठान लिया, तो वो देश को बदलने का मादा रखती है। रानी लक्ष्मीबाई एक औरत थी, लेकिन उनके सामने बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े वीर शूरवीर टिक नहीं पाए। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी है। आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके हमको ऐसा लगता है कि यदि हमारी महिलाएं इन चीजों को सीख जाए तो शायद वो देश के भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, कितनी महिलाएं आपके संपर्क में रहती है, कितनी महिलाओं से आप इस तरह की बातचीत करती है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको आपने ट्रेंड कर लिया है, और महिलाएं आपसे जब मिलती है तो क्या उनके विचार रहते हैं? मैं तो ये बोलती हूँ, मैं बोल जी रही हूँ कि कम से कम कोई 2000 महिला पुरुषों को मैंने ट्रेनिंग दी हुई है। तो कोई 51 महिला पुरुष ऐसे हैं जो मतलब मैंने बता के उनको जो बिल्कुल ठीक हो गए। और आज मैं तो ऐसे भी यहाँ से बोल रही हूँ, मेरे को ना ऐसे बोलते कि डॉक्टर साहिबा बोलते, तो मैंने बोला कि मैं डॉक्टर साहिबा नहीं हूँ, कि हम आपके सुझाव से और जो आप बताते हैं ना, इससे हम ठीक हुए। तो मैंने तो कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया है, मगर ये तो मोटा अनाज है और बिल्कुल जो प्राकृतिक तरीके से हम काम कर रहे हैं, वो उसका ही सारे का सारा ये मतलब है। और धरती माँ है, जब हमारी माँ सक्षम हो गई है ना अब, तो ये हर चीज़ ही दवाई उगा रही है। तो मैं तो बोलती हूँ इससे हमारी माँ ना भी सुरक्षित है, और जिससे लोग ठीक हुए ना मोटे अनाज से, वो भी बहुत, मैं बोल रही हूँ डॉक्टर साहिबा, मैं तो अपने को बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि वो ठीक हुए, क्योंकि उन्होंने मोटा अनाज को अपनाया और खा रहे हैं और औरों को भी मतलब बता रहे हैं कि हम ऐसे ठीक हुए। तो मैं तो ये बोलते, आप लोगों को जागरूक भी कर रही है, लोगों को मोटे अनाज के महत्व को भी बता रही है। सुभद्रा जी, आप जो काम कर रही है वो समाज के लिए बहुत श्रेयस्कर है, और दिन प्रतिदिन आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। आप लोगों के स्वास्थ्य को ठीक बना रही है। जो महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी है, जो इस कार्यक्रम को औरतें देख रही है, जो हमारी मातृशक्ति इस प्रोग्राम से जुड़ी हैं, उनको आपका संदेश क्या है? मेरा सभी माता बहनों से, सभी से ये संदेश है कि मोटे अनाज की आदत डालो, अपने बच्चों को भी आदत डलाओ, और इससे बहुत से व्यंजन बनते हैं। ऐसा नहीं है कुछ एक चीज़ हमने रोटी बनानी है, सब कुछ बनता है इससे, मगर अपने बच्चों को आदत डालो। और हम उगाने के भी, किसी के पास छोटी सी क्यारी है तो ये तो मैं बोल रही हूँ बिना खाद के है, ये तो अपने आप ऐसे भी उग जाता है। तो उगाओ भी और अपने बच्चों को आदत डालो इसको खाने की, ताकि 1000 बीमारियों से बच्चे बचे रहे और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। सुभद्रा जी, आज से 30 वर्ष पहले, 35 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, हमने बहुत कम ये सुना था कि किसी को बीपी हो रहा है या किसी को शुगर हो रहा है। हम बहुत कम ये सुनते थे कि किसी माता ने ऐसा कहा हो कि मेरे घुटने में दर्द है। हाँ जी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हर औरत, हर पुरुष, हर बच्चा बीपी, शुगर और पीड़ाओं से ग्रसित है। आपने जो सुझाव दिया वो सुझाव हमारे दर्शकों तक पहुंच चुका है। हम ये चाहते हैं कि आपके सुझावों को दर्शक भी माने और मोटे अनाज के उत्पादन की तरफ बढ़े। सुभद्रा जी, आप इस कार्यक्रम में आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज प्रदान की है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और दर्शकों से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आप। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे थे बरसात में मोटे अनाज की पैदावार एवं इसकी गुणवत्ता क्या है। आज हमने बातचीत की श्रीमती सुभद्रा कंवर जी से, जाना कि मोटे अनाज का महत्व क्या है। आप भी इसको अपनाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं और प्राकृतिक खेती दिन ब दिन बढ़े, इसी आशा के साथ आज्ञा दें। नमस्कार।